एसएससी रेलवे अपडेट्स पर सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के 2021 के पेपर के बारे में, जो कि 17 तारीख को हुआ था नवंबर में। और ये हुआ था सुबह की शिफ्ट, मॉर्निंग की शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इससे पहले भी हम काफ़ी पेपर यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 63 शिफ्ट में जो पेपर कंडक्ट कराए गए थे एसएससी द्वारा 2021 के अंतर्गत नवंबर दिसंबर में, उनका एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं कंटिन्यू। तो हमारा पहले ही 2 वीडियो निकल चुके हैं, ये 3rd नंबर का वीडियो होगा जो कि 17 नवंबर का होगा। ठीक है, इसमें 17 नवंबर की सारी शिफ्टों का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी काफ़ी शिफ्टों का हम पुराने पेपरों में कर चुके हैं, पुराने वीडियोस में। ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जीके के वीडियोस होंगे। अभी हिंदी के वीडियोस भी बराबर से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारे चैनल पर जा कर के। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें डलहौजी की थी। लॉर्ड डलहौजी थे ना, उन्होंने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में ना महत्वपूर्ण या सबसे अच्छी भूमिका डलहौजी की थी यहाँ पे। ठीक है, और बात की जाए लॉर्ड रिपन की, तो लॉर्ड रिपन है ना, ये विलियम ग्लैडस्टोन ने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत के वाइसराय के रूप में नियुक्त किया था। उनके पहले कार्यों में एक ही लिबर्ट बिल की शुरुआत की थी, जिसने भारतीयों को अधिक कानूनी अधिकार प्रदान किए, जिससे भारतीय न्यायाधीशों को अदालत में यूरोपीय लोगों का न्याय करने का अधिकार भी शामिल था। ठीक है, अब यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग है ना, शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह हुआ था ना, वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसी के फलस्वरूप 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई थी तथा भारत सरकार का उत्तरदायित्व सम्राट ने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। यहाँ पे बात की जाए रॉबर्ट है विलियम की मौसी, तो हम यहाँ पे कुछ जो है ना हमारे मतलब कि जो अंग्रेजी शासक थे उनका डिस्कशन हम, या जो गवर्नर है उनका डिस्कशन करेंगे, और जो प्रथम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल थे ना, उनके एक ट्रिक के हिसाब से या ट्रिक से हम उनको याद कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट है ना, रॉबर्ट फॉर रॉबर्ट क्लाइव था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ये इनकी शॉर्ट ट्रिक है गवर्नर और जनरल गवर्नर की। ठीक है, रॉबर्ट से रॉबर्ट हो गया, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, हैसे हो गया हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और फिर विलियम से विलियम बैंटिंग हो गया, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। यहाँ पे की से बात की जाए तो की कैसे कैनिंग हो गया, भारत का पहला वाइसराय था। ठीक है, और मौसी में मौसी के मुंह से बात करें या मैं से बात करें तो मैं से माउंटबेटन हो गया, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और सी से बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके
लोकसभा अध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? इसकी उत्पत्ति जापान से हुई है। ठीक है, सुमो कुश्ती है ना, ये जापान में सबसे ज्यादा खेली जाती थी या लड़ी जाती थी ये कुश्ती। ठीक है, उसके बाद फिर अन्य देशों में भी इसका प्रचलन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से खिलाड़ियों को दिया जाता था। अब यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाता था। यह सबसे बड़ा खेल पुरस्कार था। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो कि 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। जो ये राष्ट्रीय हॉकी के लिए दिया जाता है ना, ये क्या बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो ये प्रतिवर्ष है ना खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इस खेल रत्न की स्थापना 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुई थी। बाद में चलकर इसका नाम बदल दिया गया। ये मोदी जी द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया 2021 में, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। ठीक है, ये है हमारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत सूरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है अचंत शरद कमल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, जो कि ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं, बट आने वाले शिफ्ट में आने वाले समय पर आपसे पूछे जा सकते हैं। द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार, विजय हजारे खेल रत्न पुरस्कार एवं एकलव्य खेल रत्न पुरस्कार, तो इनके बारे में बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनमें कुछ तो कैपेसिटी होगी ताकि ये यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके पुट हुए हैं। तो मतलब कि नेक्स्ट शिफ्ट में इनसे संबंधित पक्का क्वेश्चन बनेगा, तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो इस तरीके से आपको हर ऑप्शन से एक ना एक क्वेश्चन का निर्माण करना है, ताकि एग्जामिनर की तरह सोच करके आपको एक नया पेपर बिल्ड करना है, वो आपकी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो बात की जाए द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार की, तो द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार है ना, आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। भारत गणराज्य के खेल कोचिंग सम्मान है, जो मतलब कि जो होते ना कोचिंग हुआ, जैसे कि खेल अखाड़े के जो कोचिंग्स होते हैं उनको भी द्रोणाचार्य दिया जाता है। और खेलों में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं या फिर जो खिलाने वाले होते हैं जैसे कि टीचर वगैरह, तो उनको भी ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज सिंह, जीवन ज्योति सिंह, तेजा मोहम्मद अली, कमर, शुदा सिद्धार्थ, सिसुर, सुजित मान, दिनेश जवाहर लाड, विमल प्रफुल्ल घोष को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। यह हमारी द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति है, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, नई घोषणा के तहत इस बार द्रोणाचार्य विजेताओं की इनामी राशि 5 से 15 लाख रुपए कर दी गई है। तो वहीं नियमित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, जो पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे।
तो यहाँ पे जो मनी प्राइज है उसे काफ़ी बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बेटर कर दिया है आपकी बार। अब बात करते हैं विजय विजय हजारे खेल रत्न पुरस्कार। तो ये काफ़ी अच्छा और बहुत ही अच्छा वो पुरस्कार है। विजय हजारे जो ट्रॉफी है ना, ये रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2002 से 2003 में एक समिति ओवरों के रूप में इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया। रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स से राज्य की टीम से जुड़े घरेलू प्रतियोगिता यह प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में 14 साल बाद सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। सौराष्ट्र ने इसे 5 विकेटों में से जीत हासिल की है, ठीक है, इसलिए इन्हें मिला है ये पुरस्कार। अब बात की जाए एकलव्य खेल रत्न पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार पाना भी कोई आम बात नहीं है, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार जो है ना, उसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। यह पुरस्कार एमपी राज्य के मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी उम्र 19 से कम हो और जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम दो बार 2 वर्षों तक किसी भी रो में काम किया हो। अब एकलव्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए और विक्रम विश्वामित्र स्वप्रभाष जोशी पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो तो उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह ने जीता एकलव्य पुरस्कार 2022, ठीक है। तो एकलव्य पुरस्कार का डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की खालिस्तान बार परिक्रमा कर ली है। कितनी बार परिक्रमा की है? ये की है लगभग 9000 बार, ठीक है। इसरो के अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के 9000 बार परिक्रमा पूरी कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाशित फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो इसका है कैंडेला, ठीक है। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए प्रकाशित फोटोमेट्री प्रकाशमिति या फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला। तो यहाँ पे कुछ भौतिक राशियां दी गई है और उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं और वो किस सिंबल से वो करती है, इंडिकेट करती है, उसका भी यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा संकेत उसका प्रतीक है, ठीक है। जैसे भौतिक राशियां यहाँ पे दी गई है, तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है और इसके लिए एम सिंबल या प्रतीक काम में लिया जाता है। द्रव्यमान की बात की जाए तो इसे मास कहा जाता है और द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केजी कर सकते हैं। बात की जाए समय बड़ा बलवान है जी, इसे तो हम सिर्फ सेकंड में माप सकते हैं। पल पल की सेकंड पर इसका विश्लेषण किया जाएगा और हम समय को सिर्फ और सिर्फ सेकंड, मिनट, घंटे में माप सकते हैं। विद्युत धारा की बात की जाए तो इसे एम्पियर में मापा जाता है और इसका सिंबल ए होता है। बात की जाए ताप की, टेम्परेचर की, तो इसे केल्विन के रूप में माना जाता है। बात की जाए ज्योति तीव्रता, इसे कैंडेले के रूप में माना जाता है। जबकि पदार्थ की मात्रा की बात करें तो मोल में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं है? तो ये है सुमेरियन, जो कि मेसोपोटामियन भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने एक भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस सूची के 5 बैंकों में से एक नहीं है? तो वो है HDFC बैंक के, सॉरी, वो है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सूची के 5 बैंकों में शामिल नहीं है? वो है बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 5 नंबर की सूची में शामिल नहीं है, बाकी तीनों यहाँ शामिल है। ठीक है, बात की जाए इसके डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन में है कि बाहर व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों की साझेदारी की है। ये भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को देश में अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस की श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये 15 साल यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इल्ली कैटरपिलर नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्यूपा। जब इल्ली प्यूपा नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होती है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है, तो वो होता है प्यूपा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर-नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? यहाँ पे 19 सीटें यहाँ पे जीती गई है। ठीक है, जो कि 2020 के दौरान चुनी गई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिहार के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें 2020 में जीती थी। और बात की जाए कि ये इसी क्वेश्चन को क्यों पूछा है, क्योंकि उस टाइम पे ये लेटेस्ट या खबरों में रहने वाला सबसे वो स्टेट था जो ज़्यादातर हाईलाइट में रहा था उस टाइम पे। इस कारण ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप हुआ है। तो अभी बात की जाए तो 2023 में जो SSC GD के पेपर 10 जनवरी से स्टार्ट होंगे, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनतियां खत्म हो चुकी थी और वहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनाया था उस स्टेट का। तो वहाँ पे कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो वहाँ पे कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 25 सीटों पर ही जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए अन्य चुनाव की, तो यहाँ पे गांधीनगर में एक चुनाव यहाँ पे हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव व सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए राज्य के राजनीतिक इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। निर्वाचन आयोग के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 157 सीट पर और कांग्रेस 17 और आम आदमी 4 सीटों पर निर्दलीय है। 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। भाजपा ने 1995 से राज्य में कोई विधानसभा चुनाव
नहीं हुआ। गुजरात भाजपा अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने कहा कि भूपेंद्र पटेल ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि गांधीनगर में अब जो राज्यपाल ये मुख्यमंत्री होंगे वो भूपेंद्र सिंह होंगे, भूपेंद्र पटेल ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? ये अहमदाबाद में मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है? ये जाना जाता है अल्फ्रेड मार्शल को। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021 में भारत स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। ठीक है, और बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में अभी 8वें स्थान पर है, 2 नंबर अपडेट कर लिए हैं भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टॉयलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये पवन सुखदेव को जो कि यहाँ पे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया पवन सुखदेव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली परिष्कृत भाषा का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्पकृति का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? किस नृत्यांगना को दिया गया? ये रुक्मणी देवी अरुणडेल को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार दी? ये इलाहाबाद में ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम बांध नदी और खालिस्तान नदी के संगम पर स्थित है। ये गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध और कदम नदी की बात की जाए तो ये एक नदी संगम पर स्थित है। इस कदम आदि नारायण रेड्डी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे कदम आदि नारायण रेड्डी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह कदम नदी पर स्थित है। यह नदी निर्मल झील में स्थित गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इस नदी के ऊपर निर्मल जिले में कदम परियोजना का निर्माण किया गया। यह परियोजना श्री राम सागर परियोजना से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा इसका डिस्क्रिप्टिव। जो परियोजना है ना भाखड़ा नागल बांध पे, तो भाखड़ा नागल पे नागर बांध है और टिहरी बांध है। इसके बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना की बात की जाए तो ये दामोदर झारखंड में स्थित है। बात की जाए हीराकुंड परियोजना तो उड़ीसा महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर है। भारत का सबसे लंबा पुल या लंबा बांध 4801 वर्ग किलोमीटर है। बात की जाए रिहंद परियोजना की तो ये मिर्जापुर में सोने पर जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहा जाता है, रिहंद परियोजना को। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना। नेक्स्ट निजाम सागर परियोजना तेलंगाना में मंजरा पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है।
बात की जाए शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पर है जो कि कर्नाटक में है। थिन परियोजना की बात की जाए तो ये है पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 24। बांग्लादेश के किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा? ये 1971 तक बांग्लादेश था जो कि पाकिस्तान का हिस्सा रहा। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश के पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। 3 दिसंबर 1971 को भारत युद्ध में शामिल हुआ और जब पाकिस्तान ने उत्तर भारत व पूर्व हवाई हमले किए, बाद के भारत की शान युद्ध में 2 युद्ध मोर्चों पर भागीदारी हुई। भारत सरकार ने बंगाली मुसलमान और हिंदुओं को बचाने का फैसला किया। 16 दिसंबर 1971 से 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सेना और सरकारी अधिकारी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की? ये की जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये शिफ्ट समाप्त होती है। नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करने ना भूलें। ठीक है।